नमस्कार दोस्तों, हर बार चुनाव के समय आपने मीडिया के थ्रू एक बात बार बार सुनी होगी। आपने सुना होगा कि कैसे बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, कैसे ये एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, कैसे नरेंद्र मोदी 12 के 12 महीने अपने देश के बारे में सोचते हैं, चुनावों के बारे में सोचते हैं और इसलिए बीजेपी हर बार चुनाव जीतती है। विपक्ष तो आलसी है, विपक्ष की ओर से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या वाकई ये सच है? क्या बीजेपी वाकई 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है या फिर ये एक मैच फिक्सिंग है जिसके जरिए उनकी जीत हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी का जो एक धुरंधर है वो ये निश्चित कर रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो या कम से कम उन्हें फायदा हो? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर बीजेपी के ही कहीं ना कहीं नेटवर्क्स आपको मिलते हुए नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो चुनाव आयोग की ओर से ही अपॉइंटेड जो सेक्टर ऑफिसर है आतनु चक्रवर्ती, उनकी एक वीडियो सामने आती है जहां पर बीजेपी के झंडों को अरेंज करते हुए नजर आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड सेक्टर ऑफिसर है। ऐसा कैसे हो जाता है कि केरला में चुनाव है और वहां पर चुनाव आयोग के लेटर हेड पर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ मिलता है और जब यह मामला बड़ा होता है तब उसे क्लेरिकल एरर कह के रफा दफा किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि अभी हाल ही में पता चला कि आंध्र प्रदेश में जब 2024 में मतदान हुए थे तब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 17 लाख वोट ऐड किए गए, इसकी जानकारी सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है। और जब इतने सारे उदाहरण सामने आने के बाद विपक्ष के 193 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में इसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस लाते हैं और उसे निकालने की बात करते हैं, तो फिर इस नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर रद्द कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का धुरंधर कोई और नहीं बल्कि खुद ये ज्ञानेश कुमार हैं और इनके जरिए हो सकता है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा हो, लेकिन दोस्तों ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और आज मैं आपको इसके कई उदाहरण भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि ये इम्पीचमेंट नोटिस क्यों लाया गया था जब विपक्ष को पता था कि वो इसे सरकार के लोग मानेंगे नहीं। आज इन तमाम बातों पर हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये जो धुरंधर है नरेंद्र मोदी का, उससे हमें कितना नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, फिलहाल जब हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं तब हमें पता है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हमला किया गया है जिसका दुनिया भर में असर पड़ा है। शेयर मार्केट नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी है, चीज़ें महंगी हुई हैं, कई जगहों पर एलपीजी और पेट्रोल प्राइसेस को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। और ऐसे में आप एक्सपेक्ट ये करेंगे, क्योंकि ये चुनावों के समय हुआ है, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इन मुद्दों को एड्रेस करें और लोगों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जीते, जिससे वो चुनाव भी जीत सकें और नरेंद्र मोदी बता भी सकें कि उनके प्लान्स क्या हैं इस पूरे क्राइसिस को लेकर। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के बजाय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला में जाकर बात करते हैं केरला स्टोरी के बारे में, कश्मीर फाइल्स के बारे में, धुरंधर मूवी के बारे में और उसके जरिए वोट मांगने के प्रयास करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री को कहते हुए। अब क्या इसे आप कॉन्फिडेंस मानेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस मानेंगे कि मूल मुद्दों पर बात ना करते हुए आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि लोग आपको वोट देंगे? इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मैच फिक्सिंग की कोशिश की जाती है, कहीं पर भी एक अनड्यू एडवांटेज देने की कोशिश की जाती है और इसी का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार चुनाव आयोग पर क्यों आता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग का काम ही है निष्पक्ष रहना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में पानीहाटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आतनु चक्रवर्ती का जो वीडियो है वो खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं कुणाल घोष, उनकी ओर से ट्विटर पर शेयर किया गया और बताया गया कि कैसे ये अधिकारी खुद बीजेपी के झंडे लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत इस आदमी को हटा दिया और कहा कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो इंटेग्रिटी
न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। ये तीन चीजों को, ये शब्दों को याद रखिएगा, इंटेग्रिटी, न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग से क्या एक और सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हर बार भारतीय जनता पार्टी ही, आपके जो अधिकारी हैं, हर अधिकारी पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हर बार इसका फायदा या हर बार इसके ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों मिलते हुए नजर आते हैं? क्या यही है वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से मूल मुद्दों पर बात ना करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला स्टोरी से लेकर धुरंधर की बात करते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए? केरला की बात कर ही रहे हैं तो केरला में भी तो आपने देखा ही था, वो वीडियो जो सामने आया था, वो तस्वीर आई थी जहां पर चुनाव आयोग के सर्कुलर पर बीजेपी का थप्पा लगा हुआ था और बाद में चुनाव आयोग ने इसे एक क्लेरिकल एरर कह दिया। उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी की ओर से एक डॉक्यूमेंट दिया गया था, कुछ जानकारी मांगी गई थी, तो उस पर क्योंकि बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ था, वही डॉक्यूमेंट आ गया, चला गया, जिसके वजह से ये क्लेरिकल एरर हुआ और इसके वजह से उन्होंने वहां पर कुछ अधिकारियों को भी निकाल दिया। सेम चीज आपने देखा बंगाल में हुआ, वहां पर अधिकारी को निकाल दिया, केरला में कुछ हुआ, वहां पर अधिकारी को निकाल दिया। लेकिन मेरा सवाल भी सेम है, हर बार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? स्टैंप लगता भी है तो बीजेपी का ही क्यों लगता है? और जब इसे लेकर पत्रकारों की ओर से सवाल पूछा जाता है तब चुनाव आयोग केरला पुलिस के थ्रू इन पत्रकारों को नोटिस देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, उन्हें ट्वीट हटाने की बात करते हैं, लेकिन हर बार फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ही पार्टी, एक ही नेता हर जगह पर क्यों नजर आते हैं? अब हमने अभी के चुनाव की बात की तो 2024 के आंध्र चुनाव की भी बात कर लेते हैं, फिर हम इम्पीचमेंट के मुद्दे पर आएंगे। आंध्र प्रदेश चुनावों को लेकर सीनियर इकोनॉमिस्ट परकला प्रभाकर की ओर से दिल्ली में अभी 31 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें उनकी ओर से बताया गया कि जब 2024 में आंध्र प्रदेश के लिए वोटिंग हुए तब रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक 52 लाख वोट ऐड किए गए हैं और ये जानकारी खुद उन्होंने चुनाव आयोग के जो दस्तावेज उनके वेबसाइट पर मौजूद हैं उसके अनुसार निकाला। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 3,500 बूथ का इस्तेमाल किया गया था वोट ऐड करने के लिए और 17 लाख वोट तो हैं वो रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ऐड किए गए। और जब आप इसके नतीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश के 175 सीटों में से 164 सीटों पर एनडीए, जिसमें बीजेपी भी एक हिस्सा है, उन्हें जीत मिलती है। और ये केवल परकला प्रभाकर की ओर से नहीं कहा गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ प्रशांत भूषण और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी खुद मौजूद थे। सवाल फिर वही है दोस्तों, हर बार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों बेनिफिट होती है और क्यों चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विश्वसनीयता पर, उनके निष्पक्षता को लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये तो केवल अभी की बात की है। आप मेरे चैनल को देखेंगे तो 2023 से ही हमने कितने बार सवाल उठाए हैं, लेकिन इसे लेकर ना केवल कोई जवाब मिलता है, ना कोई बात की जाती है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी सामने आती है। और शायद इसी के वजह से चुनाव आयोग को जो क्रेडिबिलिटी है, आप देखिए वो इतना लो है कि अभी मार्च महीने में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से, जब उन्होंने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के डेट्स डिक्लेयर करने के लिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब पत्रकारों के थ्रू भी एक के बाद एक ज्ञानेश कुमार से कई सवाल पूछे गए इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर, विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल को लेकर, और तो और कैसे उन्हें इम्पीच किया जाएगा। ऐसे एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए, लेकिन कोई सही जवाब ज्ञानेश कुमार की ओर से नहीं मिला। इन वीडियोस को भी आप देखिए। तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज़्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, लगातार आरोप लगते रहे, चाहे SIR को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रही, और ये कहा जा रहा है कि SIR जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए जहां टीएमसी के ज़्यादा वोटर्स थे। तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं?
और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है, और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। क्या कहेंगे? आपने सुना कितने प्रश्न पूछे गए ज्ञानेश कुमार को। यह दर्शाता है कि विश्वसनीयता कितनी घटी है। यहाँ पर जब विपक्ष की ओर से उन्हें निकालने इम्पीचमेंट की बात सामने आई, तब तो ज्ञानेश कुमार ने उसका जवाब भी नहीं दे दिया। और यह आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो खतरा है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, लोगों के बीच चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता को लेकर है दर्शकों। और शायद इसी के वजह से 193 सांसदों ने, जिसमें 130 सांसद लोकसभा से और 63 सांसद राज्यसभा से, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस दिया था। हालांकि इस इम्पीचमेंट को जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो स्पीकर हैं उनकी ओर से रिजेक्ट कर दिया गया, इसे माना नहीं गया। लेकिन विपक्ष का भी यही कहना है कि ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी के जो धुरंधर हैं, नरेंद्र मोदी जिसके थ्रू देश भर में घूम रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और देश के सबसे पॉपुलर नेता बनकर घूम रहे हैं, उसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि ये पार्टीसन है और डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट करते हैं ऑफिस में। यानी आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप एक तरफा हैं और आप भेदभाव करते हैं अलग अलग पार्टियों को लेकर। इसके साथ ही साथ इनका यह भी कहना था विपक्ष का कि ज्ञानेश कुमार डेलिब्रेट ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड में। लगातार चुनाव में कैसे धांधली हो रही है उसे लेकर जब विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है तो जानबूझकर इसके जवाब खोजने में वो मदद नहीं कर रहे हैं और विपक्ष को अड़ा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं कि वो कहीं पर भी इसका जवाब ला सकें। जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्पीचमेंट नोटिस दिया गया था लेकिन उसे माना नहीं गया। लेकिन इसे लेकर द वायर में जॉन जे कैनेडी की ओर से एक बहुत अच्छे आर्टिकल लिखी गई है जिसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो दर्शाता है कि विपक्ष की ओर से क्यों यहाँ पर नोटिस लाया गया, भले ही वो रिजेक्ट क्यों ना हो गया हो। यहाँ पर जॉन कैनेडी ने द वायर में लिखा है कि इम्पीचमेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो ऐसा नहीं होता है कि आपका और मेरा एक म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट हो गया और सभी सांसद आते हैं और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लाते हैं। इम्पीचमेंट तब लाया जाता है जब आप एक ऐसे सिचुएशन पर आ जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठनी शुरू हो जाती है, आप निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। यह बात जब सामने आती है और उसके बाद ही विपक्ष की ओर से ऐसे इम्पीचमेंट नोटिस या किसी की भी ओर से लाया जाता है। इससे पहले क्यों किसी चुनाव आयोग के जो चीफ अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ कभी इम्पीचमेंट क्यों नहीं आया, केवल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही क्यों आया? ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि इम्पीचमेंट नोटिस के बाद आप ये मत देखिए कि उसका आउटकम क्या है, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, इसे आप मत देखिए। आपको ये समझना होगा कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो क्यों लाया गया, जिसके वजह से कम मैं जैसे आपके साथ इस वीडियो से साझा करते हुए इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, ऐसे ही देश भर में इस पर बात हो, इसलिए भी ऐसे नोटिसेस को लाया जाता है। आप केवल क्लेरिकल एरर कहते हुए अपने ठप्पे वाले बात को हटा देंगे या फिर आप किसी अधिकारी को हटा देंगे जिसका वीडियो सामने आता है कि वो बीजेपी के झंडे लगा रहा है। ऐसे कई वीडियो या पत्र सामने नहीं आए होंगे, ऐसे कई जगहों पर छुप छुप कर मदद की जा रही होगी, उसका क्या? और दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर से निकल जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे फायदा, ये धुरंधर से फायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी को हो सकता है, जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह पे केरला स्टोरीज, धुरंधर जैसे फिल्मों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हमारे देश का लोकतंत्र का है। इम्पीचमेंट का काम है आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगना। आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गलत नहीं किया है, जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन अब फिलहाल ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी ये शब्द जो है इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसे अकाउंटेबल माने या नहीं माने, और इसी के चलते आप पाएंगे कि चुनाव आयोग चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी का धुरंधर बनकर घूम रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल पूछना छोड़ दिया है और जब तक ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आते रहेंगे, ऐसे ऐसे घोटाले विपक्ष की ओर से निकाले जाते रहेंगे, राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी पर बातचीत की जा रही होगी, कभी से क्लेरिकल एरर कह दिया जाएगा, कभी सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 45 दिन से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं, माँ बहनों की बातें की जाएंगी कि उनके इज्जत को बचाए रखने के लिए हम सीसीटीवी फुटेज को नहीं रखते हैं, फिर कभी जब उनके अधिकारी पकड़े जाएंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह समझना पड़ेगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार भी आज से
आपकी निष्पक्षता पर सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि आपने अपना ट्रस्ट इस देश की जनता में खो दिया है। आप किसी एक नेता के धुरंधर हो सकते हैं, इस देश के लिए आप एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और इसलिए इंपीचमेंट नोटिस को लाया गया था दर्शकों। भले ही उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, परकला प्रभाकर की ओर से, प्रशांत भूषण की ओर से, एसवाई कुरैशी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इससे पहले जितनी बातें कही गई, राहुल गांधी की ओर से जो बातें कही गई, उससे कम से कम ये तो साफ मान लीजिए कि मैच फिक्सिंग बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और इसलिए कोई वेल ऑयल्ड मशीन नहीं, एक अच्छे मैच फिक्सिंग की वजह से देश के बड़े पैमाने पर एक ही तरह के नतीजे आपको देखने मिलते हैं। लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? ये सोचिएगा ज़रूर। ये वाकई धुरंधर है या फिर इससे देश को नुकसान हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश यहाँ पर ये थी कि जो भी मुद्दे हैं उसे आपको समझाऊं, इम्पीचमेंट क्यों लाया गया, कैसे ये एक पार्टी के धुरंधर बने हैं और इसलिए उनकी ओर से अलग अलग केरला स्टोरी से लेकर कश्मीर फाइल्स की बात की जाती है, मूल मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाती है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है अगर लोगों के पास रोज़गार है या नहीं है, लोग नाराज़ हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आउटकम जब आप संभाल सकते हैं तो फिर लोग क्या सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ये बात आपको मंजूर है? ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।